हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो आज है 20 दिसंबर 2025 और आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं, पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके पर्पज़ से उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले दिन की शुरुआत एक छोटे से कोट से करेंगे कि रुकावटें वे भयावह वस्तुएं हैं जो आप उस समय देखते हैं जब आप अपने लक्ष्य से ध्यान हटा लेते हैं। यानी रुकावटें हमारे जीवन में वे भयावह वस्तुएं हैं जो हमें एक तालाब में ठहरे जल के समान बना देती हैं। और जब जल यानी हमारा जीवन तालाब में ठहर जाता है लंबे समय तक तो वो दुर्गंध देता है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी ज़रूरत से ज़्यादा ठहरने पर हमें दुख, दर्द और असफलता देता है। तो आप अपने जीवन में जहाँ भी हों चलते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि रुकने से ही क्या होगा, आपको दुख, दर्द और असफलता का सामना करना होगा। तो चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 16 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 17 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 18 दिसंबर और चौथा ऑप्शन है 19 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 19 दिसंबर। यानी कि प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को हम लोग गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब बाकी के भी ऑप्शन की बात कर ली जाए तो 16 दिसंबर को हम लोग विजय दिवस मनाते हैं। विजय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बांग्लादेश में, ठीक है, को आज़ाद करने में भारतीय जो सेना थी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो उसी की याद में, उसी की स्मृति में हम लोग विजय दिवस मनाते हैं। 17 दिसंबर को हम लोग राइट ब्रदर्स डे मनाते हैं, जब पहला जो जेट है वो उड़ाया गया था। 18 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इंटरनेशनल माइग्रेशन डे। ठीक है, और 19 दिसंबर को हमने देखा है गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे गोवा मुक्ति दिवस से, उसको हम लोग देखेंगे। गोवा, दमन और दीव मुक्ति दिवस भारत के गोवा में 19 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यानी इन तीनों जो राज्य हैं उनका मुक्ति दिवस मनाया जाता है, गोवा का, दमन का और दीव का। यह 1961 में पुर्तगाली सरकार से गोवा के भारतीय सशस्त्र बलों के कब्जे को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यानी कि 1961 से पहले गोवा और दमन और दीव जो था उसमें पहले पुर्तगाल की क्या चलती थी, वहाँ पे अथॉरिटी थी, वहाँ पे उनका अधिकार था। लेकिन 1961 में जो हमारे भारतीय सशस्त्र बल थे उन्होंने उस वहाँ पे कब्जा कर लिया, ठीक है, गोवा और दमन और दीव से, जिसके बाद भारत किसी भी यूरोपीय शासन से मुक्त हो गया। ये लास्ट यूरोपीय देश था पुर्तगाल का जो कब्जा था यहाँ पे गोवा और दमन और दीव के बाद। उसके बाद हम लोग पूर्ण रूप से क्या हो गए, आज़ाद हो गए किसी भी यूरोपीय देश से। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किसे एनसीएईआर के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है सुरेश गोयल, दूसरा ऑप्शन है पूनम गुप्ता, तीसरा ऑप्शन है अजय कुमार शुक्ला और चौथा ऑप्शन है बी सैराम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सुरेश गोयल। यानी कि अभी हाल ही में एनसीएईआर के महानिदेशक के रूप में सुरेश गोयल जी हैं, उनको नियुक्त किया गया है। अब बाकी के ऑप्शन की बात की जाए तो अजय कुमार शुक्ला जो हैं ये पीएनबी हाउसिंग के एमडी एंड सीईओ हैं, पीएनबी हाउसिंग। उसी प्रकार जो बी सैराम है कोयला इंडिया के सीएमडी हैं, कोयला इंडिया।
ठीक है। और एक नियुक्ति अभी महत्वपूर्ण है, हम बता दे रहे हैं आप लोग को। मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं राजकुमार गोयल। इसका ऑप्शन राइट होगा सुरेश गोयल। और राजकुमार गोयल जो हैं अभी हाल ही में राजकुमार गोयल ये मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर आयुक्त बनाए गए हैं। अब एनसीएईआर के जो महानिदेशक बने हैं सुरेश गोयल, उनसे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। एनसीएईआर यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसका पूर्ण रूप होगा के नए महानिदेशक के रूप में सुरेश गोयल को नियुक्त किया गया है और उनका कार्यकाल 5 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। ठीक है, यानी ये अपना कार्यकाल जो है 5 जनवरी 2026 से संभालेंगे। वह पूनम गुप्ता का स्थान लेंगे। इससे पहले इस पोस्ट पे कौन थी? पूनम गुप्ता, यानी एनसीएईआर की महानिदेशक पूनम गुप्ता थी। और भारत के प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक में नीति निर्माण और अनुसंधान को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वह नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट यानी एनएचआईटी के प्रबंध निदेशक और सीईओ रह चुके हैं। कौन? तो सुरेश गोयल। एनसीएईआर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्वतंत्र आर्थिक शोध संस्थान है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, एनसीएईआर की। ठीक है, इसका फुल फॉर्म एक बार और देखेंगे हम लोग, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में पीटर अर्नेट का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? पीटर अर्नेट। पहला ऑप्शन है अनुभवी युद्ध संवाददाता, दूसरा ऑप्शन है वरिष्ठ पत्रकार, तीसरा ऑप्शन है प्रसिद्ध कवि और चौथा ऑप्शन होगा साहित्यकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनुभवी युद्ध संवाददाता, यानी कि जो पीटर अर्नेट थे वो अनुभवी युद्ध संवाददाता थे, जिनका अभी हाल ही में 91 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया है। अब इनसे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे कि युद्ध के मोर्चे से रिपोर्टिंग के लिए मशहूर पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार पीटर अर्नेट का 91 वर्ष की आयु में कैलिफोर्निया में प्रोस्टेट कैंसर के कारण निधन हो गया। ठीक है, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो पुलित्जर पुरस्कार जो होता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, पत्रकारिता। ठीक है, वही इनको मिला था पीटर अर्नेट को। ठीक है, 45 से अधिक वर्षों के अपने करियर में उन्होंने विश्व स्तर पर 17 युद्धों को कवर किया, यानी ये जो यहाँ युद्ध होते थे वहाँ पे ये रिपोर्टिंग करने जाते थे। ठीक है, और उन्हीं के लिए इनको ये पत्रकारिता का जो सर्वोच्च सम्मान होता है पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और एपी और सीएनएन के लिए वियतनाम युद्ध की जमीनी रिपोर्टिंग से प्रसिद्धि हासिल की। इन्होंने प्रसिद्धि जो हासिल की थी वो वियतनाम युद्ध की जो रिपोर्टिंग की थी वहां से इनको क्या प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, अर्नेट 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान एक वैश्विक टीवी आइकन बन गए और बाद में 2003 में अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण के दौरान बगदाद से लाइव रिपोर्टिंग की थी। किन्होंने? अर्नेट, पीटर अर्नेट ने। ठीक है, तो ये पीटर अर्नेट के बारे में हम लोगों ने देखा। अब चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में किसने नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में शीर्ष सम्मान जीता है? पहला ऑप्शन है एस्ट्रोस्वीपर्स, दूसरा ऑप्शन है टीम अवेंजर्स, तीसरा ऑप्शन है फोटोनिक्स ओडिसी और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फोटोनिक्स ओडिसी। यानी कि नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में जो शीर्ष सम्मान जीता है वो फोटोनिक्स ओडिसी ने जीता है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। ये जितने भी दिख रही हैं ये टीमें, एस्ट्रोस्लीपर्स, टीम एवेंजर्स, इन्होंने भी क्या इसमें पार्टिसिपेट किया था नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। चेन्नई स्थित टीम फोटोनिक्स ओडिसी ने नासा के इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में सैटेलाइट इंटरनेट अवधारणा के लिए इसको ये पुरस्कार, सैटेलाइट इंटरनेट अवधारणा के लिए सबसे प्रेरणादायक पुरस्कार जीता है। किसने? फोटोनिक्स ओडिसी ने। इस प्रस्ताव में भारत में 7 करोड़ से अधिक ऐसे लोगों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने के उद्देश्य से एक संप्रभु चरणबद्ध उपग्रह नेटवर्क शामिल है जो अभी तक इंटरनेट से वंचित हैं। नासा के 2025 हैकाथॉन में 167 देशों के 591 आयोजनों में 11 लाख प्रतिभागियों ने भाग लिया था। ये जो नासा का हैकाथॉन चलाया जा रहा था, ठीक है। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस स्क्वाड्रन को कमीशन किया है? पहला ऑप्शन है INAS 335 MH-60R, दूसरा ऑप्शन है INAS 303 ब्लैक पैंथर्स, तीसरा ऑप्शन है INAS 312 एल्बाट्रॉस और चौथा ऑप्शन है INAS 310 कोबरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा INAS 335 MH-60R। इसको अभी भारतीय नौसेना ने अभी कमीशन किया है स्क्वाड्रन को, ठीक है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। भारतीय नौसेना ने INS 335 MH-60R स्क्वाड्रन को कमीशन किया। भारतीय नौसेना ने गोवा स्थित INS हंसा में अपने दूसरे MH-60R हेलीकॉप्टर, ये दूसरा है MH-60R हेलीकॉप्टर, स्क्वाड्रन INS 335 द ऑस्प्रेज को कमीशन किया। सर्व मौसम अनुकूल MH-60R हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर है एक प्रकार से ASUW SAR मेडिकल इवैक्यूएशन और वर्टिकल रिप्लेसमेंट जैसी भूमिकाओं के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये जो हेलीकॉप्टर है इन सभी को देखते हुए क्या किया गया है? डिजाइन किया गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी द्वारा कमीशन किए गए इस स्क्वाड्रन से पश्चिमी तट पर नौसैनिक विमानन क्षमताओं को मजबूती मिलती है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में किसने वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया है? पहला ऑप्शन है अमित शाह, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चौथा ऑप्शन है अमरप्रीत सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन जो था उसको संबोधित किया है। अब बाकी के ऑप्शन की बात की जाए तो अमित शाह जो है हमारे गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, वर्तमान में हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और अमरप्रीत सिंह जो हैं इस टाइम हमारे एयरफोर्स चीफ हैं, ठीक है, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की उच्च प्रभाव वाली, कम समय में हमला करने की क्षमता और आतंकी शिविरों को नष्ट करने में भारतीय वायुसेना की सटीकता को प्रदर्शित किया है। अभी ऑपरेशन सिंदूर क्या है, तो अभी हाल ही में, ठीक है, हमारे भारतीय जो सैनिक थे, ठीक, वो पाकिस्तान में गए वहाँ पे, और वहाँ पे जो आतंकवादी के जो क्या थे, घर से उन पे क्या किया, अटैक किया, और वहाँ से उनको मार के वहाँ से चले आए। तो इसको ऑपरेशन सिंदूर बोला गया, क्योंकि उससे ही कुछ दिन पहले आतंकवादी जो थे पाकिस्तान से आए थे, पहलगाम में अटैक किया था और वहाँ 27 से ज़्यादा लोगों को मारा था, ठीक है। तो इसीलिए यह ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। सिंह ने 21वीं सदी के युद्ध को विचारों और प्रौद्योगिकी की लड़ाई के रूप में रेखांकित किया और स्टार्टअप, एमएसएमईज, आईडीईएक्स और अदिति की पहलों के माध्यम से रक्षा आधुनिकीकरण पर जोर दिया। वायुसेना प्रमुख वायु मुख्य अमरप्रीत सिंह, ये हमने आपको बताया, ये एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिहार में 13,000 करोड़ के पंप स्टोरेज समझौते किए हैं? पहला ऑप्शन है BSPGCL, दूसरा ऑप्शन है PHESFA, तीसरा ऑप्शन है PSOM में, चौथा ऑप्शन है PSPPA। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा BSPGCL ने अभी बिहार में 13,000 करोड़ के पंप स्टोरेज जो समझौते हैं वो किए हैं। ठीक, अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। BSPGCL ने नेवादा जिले में, बिहार के नेवादा जिले में 2120 मेगावाट की पंप स्टोरेज विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए निजी डेवलपर्स के साथ 2 समझौते ज्ञापन जो हैं उस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें 13,000 करोड़ का निवेश शामिल है। ये परियोजनाएं बिहार पंप स्टोरेज परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025 के अंतर्गत आती है। ग्रीनको एनर्जीज 1200 मेगावाट की परियोजना विकसित करेगी। जबकि सन पेट्रोकेमिकल्स 920 मेगावाट की परियोजना क्या करेगी, स्थापित करेगी। 920 मेगावाट, जिसकी जो लागत आएगी 5,200 करोड़ रुपए। ठीक, और जो ग्रीनको एनर्जी जो 1200 मेगावाट की परियोजना विकसित करेगी उसकी लागत आएगी 7,800 करोड़ रुपया। ठीक है, तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खवड़ा सेकेंड बी नवीकरणीय ऊर्जा संचरण परियोजना का शुभारंभ किया है? पहला ऑप्शन है पावर ग्रिड, दूसरा ऑप्शन है यूपीपीसीएल, तीसरा ऑप्शन है एनटीपीसी, चौथा ऑप्शन है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पावर ग्रिड, यानी कि हाल ही में पावर ग्रिड ने खवड़ा सेकेंड बी नवीकरणीय ऊर्जा संचरण परियोजना का शुभारंभ किया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। इससे पहले ऑप्शन देख लें हम लोग। ये यूपीपीसीएल जो है ये उत्तर प्रदेश में क्या करती है, ये बिजली को वितरित करने का काम करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसी प्रकार एनटीपीसी है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, ये भी बिजली उत्पादन का काम करती है। उसी प्रकार पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो है ये भी बिजली के उत्पादन का काम करती है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। पावर ग्रिड ने गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में, खावड़ा कहाँ पे, गुजरात में 4.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए खावड़ा सेकेंड बी अंतर्राज्यीय पारेषण परियोजना शुरू की।
अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से टीबीसीबी मार्ग से कार्यान्वित यह परियोजना 13 दिसंबर से व्यावसायिक रूप से चालू हो गई। यह प्रणाली भारत के अंतर्राज्यीय ग्रिड को मजबूत करती है, जिससे देश के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा केंद्रों में से एक से बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के एकीकरण को समर्थन मिलता है। तो ये खावड़ा क्षेत्र में जो नवीकरणीय ऊर्जा का जो विस्तार किया जा रहा है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौरव गांगुली किस टीम में शामिल हुए हैं? पहला ऑप्शन है लखनऊ सुपर जायंट्स, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग्स, तीसरा ऑप्शन है मुंबई इंडियंस और चौथा ऑप्शन है कोलकाता नाइट राइडर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता नाइट राइडर्स। और ये जितनी भी टीमें हैं ये आईपीएल की टीमें हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, अब कोलकाता नाइट राइडर्स में सौरव गांगुली क्या हो गए हैं? शामिल हो गए हैं। तो इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे कि क्रिकेट के दिग्गज सौरव गांगुली इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन के पहले टाइगर्स ऑफ कोलकाता के सह मालिक और मेंटर के रूप में शामिल हो गए। ठीक है, यानी कि ये सह मालिक और मेंटर के रूप में शामिल हुए हैं। कौन? सौरव गांगुली कोलकाता नाइट राइडर्स में। उनका यह जुड़ाव फ्रेंचाइजी के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो नेतृत्व और क्रिकेट दर्शन को प्रतिभा विकास के साथ जोड़ता है। गांगुली के मार्गदर्शन का उद्देश्य स्ट्रीट लेवल की प्रतिभाओं को आईएसपीएल, ठीक है, यानी कि इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग के T10 टेनिस बॉल फॉर्मेट में एक व्यवस्थित मार्ग प्रदान करना है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा ऑप्शन है इथोपिया, तीसरा ऑप्शन है सऊदी अरबिया, चौथा ऑप्शन है ओमान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ओमान। यानी कि अभी हाल ही में हमारे मोदी जी को, ठीक है, ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब ओमान के बारे में हम लोग देखेंगे। ओमान कहाँ पे? गल्फ कंट्री है। ओमान की राजधानी है मस्कट। उसी प्रकार इंडोनेशिया जो है एशियन कंट्री है, जिसकी राजधानी जो है जकार्ता है, उसकी नई राजधानी जो है नूसनतारा है। उसी प्रकार इथोपिया अफ्रीकन कंट्री है, जिसकी राजधानी होगी आदिस अबाबा। ठीक है, सऊदी अरबिया जो है ये भी गल्फ कंट्री है, जिसकी राजधानी होगी रियाद। अब इससे जुड़े, यानी मोदी जी को जो पुरस्कार मिला है ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उससे जुड़े कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे कि देखिए यही पुरस्कार दिया जा रहा है मोदी जी को, ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कि सुल्तान हैथम बिन तारिक, ये प्रधानमंत्री हैं, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व और भारत ओमान संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। ठीक है, यह सम्मान प्रधानमंत्री की ओमान यात्रा के दौरान दिया गया, जो राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। यानी भारत और ओमान के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस उपलक्ष्य में मोदी जी वहाँ पे गए हुए हैं और उनको उनके दूरदर्शी नेतृत्व भारत ओमान संबंधों को मजबूत करने में जो उनके योगदान हैं, उनके लिए ये ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ओमान पश्चिम एशिया में दक्षिण पूर्वी अरब प्रायद्वीप में स्थित एक देश है, जो हमने आपको पहले ही बताया, ये गल्फ कंट्री यानी पश्चिम एशिया में एक देश है। इसकी राजधानी है मस्कट और यहाँ की मुद्रा है रियाल। आधिकारिक भाषा यहाँ पे अरबी चलती है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे, और यहाँ के जो हेड हैं यानी कि प्रधानमंत्री बोल लीजिए, तो सुल्तान हैथम बिन तारिक हैं। इन्होंने ये पुरस्कार हमारे मोदी जी को दिया है। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे,
और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा कि हाल ही में मूर्तिकार रामवनजी सुतार का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, यानी रामजी सुतार जो थे उनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, और वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है मूर्तिकार, दूसरा ऑप्शन है वास्तुकार, तीसरा ऑप्शन है चित्रकार और चौथा ऑप्शन है पत्रकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मूर्तिकार, यानी कि जो रामजी सुतार थे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे जिनका अभी हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम सुना होगा, ठीक है, सरदार पटेल की जो प्रतिमा है 182 मीटर गुजरात के केवड़िया में, उसको जो डिजाइन किया था उसके जो मूर्तिकार थे यही रामजी सुतार थे जिनका अभी निधन हो गया है। ठीक है, अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। देखिए यही रामजी सुतार यही बनाए थे हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की जो मूर्ति है। 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माता प्रसिद्ध मूर्तिकार रामजी वन सुतार का उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों के कारण 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका निधन यूपी में ही हुआ है, उत्तर प्रदेश में। जे स्कूल ऑफ आर्ट के स्वर्ण पदक विजेता सुतार को उनकी यथार्थवादी कांस्य मूर्तियों के लिए विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त थी। रोदिन और माइकल एंजेलो जैसे महान कलाकारों से व्यापक रूप से तुलना किए जाने वाले सुतार को हाल ही में कला के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, किस लिए दिया गया था इनको ये महान पुरस्कार? तो कला के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इनको जो था वो भारत देश का जो तीसरा जो सर्वोच्च सम्मान होता है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण रामजी सुतार को। ठीक है, तो इनका तो निधन हो गया। इसी निधन के साथ एक घटना और घटित हुई कि जो न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, वो क्या हुई, अचानक से वो गिर गई, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर्स। अगर इसकी आपको पीडीएफ्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।